गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 की जो एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2023 की जो केमिस्ट्री का पेपर था उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखेंगे। वीडियो जो है ये सभी लगभग 70 प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका आता है। तो 25-25 करके जो है सो 3 सीरीज में आपको टोटल 2023 का जो हल है वो करवा दिया जाएगा। इससे पहले आपको जो है कि 2024 का जो एनुअल एग्जामिनेशन था, 2024 का एनुअल एग्जामिनेशन, इसका भी 70 सभी प्रश्नों का हल जो है आपको 3 वीडियो में करवा दिया गया है। और इसके साथ ही 2024 के मंथली एग्जामिनेशन, जितने भी मंथली एग्जामिनेशन हुए हैं लगभग सभी मंथली एग्जामिनेशन का जो केमिस्ट्री के पेपर का है वो हल इसी चैनल में आपको करवा दिया है गया है। वो सभी वीडियो को यदि आपको देखना है तो चैनल के आइकन पे है ना, आइकन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वीडियो ये सभी करके दिखेगा, मीडिया, यहाँ प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको नीचे है सो केमिस्ट्री PYQ क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें 15-16 वीडियो लगभग दिखेगा। तो वहाँ जाके आप सभी वीडियो को देखिए। चूँकि मैं बार बार कहता हूँ कि बोर्ड अपने प्रश्नों को जो है सो काफ़ी रिपीट करता है। आप सभी प्रीवियस ईयर का पेपर को जब देखेंगे तो कई प्रश्न आपको, कई नहीं लगभग मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि सभी प्रीवियस ईयर को अगर करके आप है सो एग्ज़ाम हॉल में चले जाएं, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों का हल अगर करके आप एग्ज़ाम में चले जाएं तो आपको 35 में 35 नंबर लाने में ऑब्जेक्टिव में कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरी गारंटी रहेगी। दूसरी बात है कि वीडियो के दौरान जितने भी बात जो मेरे द्वारा सिर्फ प्रश्नों का हल ही नहीं, जो बातें बताई जाती हैं, सिर्फ उन बातों को आप एग्ज़ाम हॉल तक लेकर चल जाए ना तो आपको 35 में 35 एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 70 प्रश्नों में 35 ही आपको बनाने हैं और वो 35 प्रश्न एकदम हूबहू रिपीट हो जाएंगे लगभग, अगर आप 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, सबका तैयारी ताकि होता रहे और उनका भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, है ना, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज पारामैग्नेटिक। तो पारामैग्नेटिक के लिए क्या होता है कि कोई भी आयन में जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि बिजोड़ा इलेक्ट्रॉन जब उसमें रहता है तब उसको बोलते हैं कि वो पारामैग्नेटिक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सिल्वर पे Ag+ है, Ag+ आयन है। तो Ag का जो होता है, आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हम लिख देते हैं शॉर्ट में, जैसे होता है क्रिप्टन 36, उसके बाद होगा 4D10, उसके बाद होगा 5S1। ये होता है जैसे 36 और 10 46 और 1 47, यानी सिल्वर का जो है, सिल्वर Ag का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 47। अब 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे तो 46 ही होगा। तो 46 से 1 कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा। ये एक जो है ना 5S1 पे 1 जो दिख रहा है ये 0 हो जाएगा। तो D पे 10 हुआ, D पे 10 हुआ मतलब एक भी, D10 मतलब क्या, D10 मतलब D ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। क्या है, सभी पेयर हैं। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन देखिए, 5 हो गया क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर हैं। मतलब ये जो है वो पारामैग्नेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात समझ गए। क्योंकि इसके जो D में है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, 4D ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से आप देखिएगा जिंक 2+ का, तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। 30 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, आर्गन 18, आर्गन 18। देखिए Zn2+ का लिखिएगा तो जिंक का होता है 30, है ना, 30 होता है एटॉमिक नंबर। इसका कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो होगा आर्गन का 18 हो गया, उसके बाद 3D10 होगा और 4S2 होगा। अब 2+ है चूँकि,
तो जिंक का 2+ आयन कीजिएगा तो ये 28 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो 2 कहाँ से निकलेगा 4s से। मतलब इसमें भी क्या है, जिंक 2+ आयन में भी 3d पे क्या है, पूरा पूरी 10 इलेक्ट्रॉन फुल है, तो ये भी पारामैग्नेटिक नहीं हुआ मतलब। उसके बाद देखेंगे बी नंबर ऑप्शन को, बी नंबर में है कॉपर 2+, है ना। कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29, 29 के लिए एटॉमिक, अब लिखिएगा कन्फिग्रेशन, तो फिर से वही बात होगा, आर्गन 18, उसके बाद होगा 3d 10 और 4s 1, है ना। 18 और 10 28 और 1 29, ये हो गया। इसमें से 2+ करना है, जब कॉपर पे 2+ कीजिएगा 2+, तो यहाँ पे 27 ही होगा, तो 27 में से एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकल के 0 हो जाएगा, और एक ये 10 में से एक घट के 9 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या, D9 मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। ये चीज़ आप समझ गए, 3d पे 9 मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, ये प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, है ना। D9 का मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे 5 हो गया, ये 6 7 8 9, ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, अनपेयर रह गया। और जो भी आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाता है, पारा मैग्नेटिक। समझ गए, तो आप कौन सा सही होगा, ये सही होगा। कौन सा, कॉपर 2+ जो है ये पारा मैग्नेटिक है, बाकी सभी के सभी यहाँ पे डायमैग्नेटिक हैं। अब देखिए गोल्ड का जो होता है, गोल्ड का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है J9 कितना 54 हो गया, है ना। उसके बाद 4f14 होगा, उसके बाद देखिएगा कि 5d 10 होगा, उसके बाद 6s 1 होगा। जब गोल्ड पे 1+ करेंगे, है ना, Au पे 1+ करेंगे तो 1 घट जाएगा ना, तो घटेगा तो कौन घटेगा, यही घटेगा, यानी d पे फिर 10 होगा। 5d पे यहाँ भी 10 है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसी पे D9 दिखा, तो D9 मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये सभी चीज़ को आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, ये सभी के सभी डायामैग्नेटिक हैं, और ये जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, पारामैग्नेटिक है। ये सभी में डी में, सभी में 10 है, सभी में डी में क्या है 10 है, सभी में डी में क्या है 10 है, जबकि इसमें डी में 9 है ना। ज़्यादा एक्सप्लेन करने के कारण क्या होता है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो चीज़ों को आप समझते जाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु यानी कॉइनेज मेटल्स, है ना। कॉइनेज मेटल्स किसको कहा जाता है, तो कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड को, कॉपर सिल्वर और गोल्ड को जो है मुद्रा धातु कहा जाता है, कॉइनेज मेटल। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर, इसमें याद करने कंसेप्ट लाइक कोई चीज़ नहीं है, याद ही रखना है कि ये सभी धातु जो है इनका है सो सिक्का बनाने में यूज किया जाता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। हु गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वार्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी आप पढ़े होंगे, वार्नर का, है ना। अल्फ्रेड वार्नर का जो कोऑर्डिनेशन का थ्योरी था 1832 में इन्होंने दिया था, और ये बताए क्या थे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, कौन कौन सा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये चीज़ आपको याद होगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। डिफरेंस दोनों में तो बता देते हैं कुछ बातें। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयनाइजेबल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है और डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और जो वार्नर जो सिद्धांत दिया था ना, उसमें यही मेन बात था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होता है और उसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, उसी से संबंधित ये जो है सो थ्योरी वार्नर ने दिया था 1832 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कौन सा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। समन्वय यौगिकों के लिए पहला जो सिद्धांत दिया था वो कौन दिया था, वार्नर, अल्फ्रेड वार्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन से एक द्विक लवण है, द्विक मतलब डबल सॉल्ट, है ना। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब आप पढ़िएगा, ये जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का पहचान ही कैसे हो जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखेगा, यानी कि आयनाइज करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स आयन में
टूटेगा, है ना, सिंपल आयन में नहीं टूटेगा। और जो डबल सॉल्ट होते हैं वो जो है वो आयनाइज यानी कि वाटर में मिलाने के साथ ही वो क्या हो जाएगा, सिंपल आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, ये एक दिया हुआ K4FeCN यानी पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट 2 जो है ये दिया हुआ है। एक है हाइपो और एक है पोटास एलम। तो पोटास एलम यहाँ पे जो है ना वो एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। पोटास एलम जो है वो एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। कई बार पोटास एलम का फॉर्मूला पूछा जाता है प्रैक्टिकल वगैरह में, भाइवा के टाइम में या एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो पोटास एलम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों को याद रखिएगा, होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3.24H2O, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। पोटास है और एलम दोनों है, पोटास और एल्युमिनियम का सॉल्ट है और हाइड्रेटेड है कितना से, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से हाइड्रेटेड है। याद रखेंगे कैसे, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3.24H2O। इसको जब पानी में घोलेंगे ना तो ये सिंपल आयन में टूट जाएगा। सिंपल आयन में टूटने का मतलब क्या है कि सभी जो आयन है उनका परीक्षण जो है ये अपने घोल में देगा। यानी 2 पोटास दिख रहा है तो 2 K+ भी टूटेगा, एक ये सल्फेट एक और यहाँ 4 सल्फेट है तो 4 SO4 पे 2 माइनस आयन भी टूटेगा, 2 अल्युमिनियम है तो 2 Al पे 3+ आयन भी टूटेगा। और वाटर वाला जितना भी है वो 24 दूनी 48 H+ टूटेगा, है ना, सॉरी 24 H+ टूटेगा और OH- भी टूटेगा। तो सभी आयन का परीक्षण ये अपने सॉल्यूशन में क्या है, देता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट या दिक्लॉक कहते हैं। इसी के जैसा एक उदाहरण कई बार लिया जाता है मोर सॉल्ट का, है ना। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 SO4 6H2O, है ना, याद रखिएगा। FeSO4 यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट को बोलते हैं मोर सॉल्ट। ये सॉरी NH4 होल 2 होगा तब सही होगा ना, क्यों, क्योंकि NH4 का वैलेंसी +1 होता है और SO4 का वैलेंसी -2 होता है। तो क्रॉस वैलेंसी से गुना करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम सल्फेट का, NH4 होल 2 होगा, है ना। तो जो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होगा वो होगा FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O। ये मोर सॉल्ट है और ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से कार्नालाइट भी है ना। ये सभी चीज़ें आप डबल सॉल्ट में याद रखिएगा। कार्नालाइट भी एक क्या है, डबल सॉल्ट का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड मतलब जिसकी डेंटिसिटी जिसकी 2 हो, कितनी हो, 2 डेंटिसिटी हो। तो दो डेंटिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, डोनर एटम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डोनर का मतलब क्या कि लोन पेयर डोनेट करने वाला 2 एटम होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है EDTA, उसके बाद है इथाइलिन डाइमीन, एसीटेट आयन और पैरिडीन। ये सभी प्रश्न तभी बनेगा जब ये सभी जो ऑप्शन है उनका फॉर्मूला आपको याद रहेगा। जैसे EDTA का फॉर्मूला क्या है, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, याद रखिए। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक हेक्साडेंटेड है, जैसे यहाँ बाइडेंटेड पूछा है उसी तरीके से हेक्साडेंटेड पूछा जाए तो EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो देखिए थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक्सप्लेन जरूर करेंगे। EDTA का फॉर्मूला क्या होता है, EDTA का होता है इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ई से इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे होता है फॉर्मूला N, उसके बाद CH2N और इधर 2 एसीटेट आयन होगा, मतलब CH2CO पे माइनस, और एक इधर भी एसीटेट आयन होगा CH2CO पे माइनस। इसी तरीके से इधर भी 2 एसीटेट आयन होगा CH2CO पे माइनस, है ना, और इधर भी होगा CO पे माइनस, यानी वो 2 है। तो देखिए डेंटिसिटी कहाँ कहाँ से, एक यहाँ से डोनेट करने का साइट है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। गिनिएगा तो कितना साइट हुआ डोनर साइट, 1 2 3
4 5 6, 6 जगह से डोनेट करने के लिए साइट्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, याद रखिएगा, है ना, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद देखिए इथिलीन डाइमीन है। इथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला जब आप लिखिएगा तो क्या होता है, सबसे पहले इथिलीन लिखिए ना, तो CH2 ये इथिलीन हो गया, और डाई अमीन का मतलब क्या, दो तरफ अमीन NH2 और NH2। तो यहाँ से डोनेट यानी लोन पेयर के कहाँ पे है, नाइट्रोजन के ऊपर, तो एक डोनर साइट और एक दो डोनर साइट, मतलब दो डोनर साइट मतलब बाइडेंटेड, है ना। तो इथिलीन डाइमीन ही हमारा क्या हुआ, बाइडेंटेड हो गया। एसीटेट आयन का फॉर्मूला जब लिखेंगे ना तो CH3COO- ये मोनोडेंटेड हो गया, और पैरेडीन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है ऐसा, सॉरी इसको फिर से बनाते हैं पैरेडीन को। पैरेडीन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है, यानी पैरेडीन भी एक तरीके से क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। डाइपेरिडाइल अगर रहेगा तब बोलेंगे, डाइपेरिडाइल अगर रहेगा तब बोलेंगे कि ये बाइडेंटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाइपेरिडाइल इसको बोलते हैं, डाइपेरिडाइल, DPY रहेगा शॉर्ट में, DPY। और इथिलीन डाइमीन को EN कहते हैं, शॉर्ट में क्या लिखा हुआ रहेगा इथिलीन डाइमीन के लिए, EN, है ना। EN मतलब इथिलीन डाइमीन, DPY मतलब डाइपेरिडाइल। तो डाइपेरिडाइल भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और इथिलीन डाइमीन भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। पेरिडीन क्या है, मोनोडेंटेड है। EDTA क्या है, हेक्साडेंटेड है। एसीटेट आयन क्या है, मोनोडेंटेड है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। PT एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, PT C2H4Cl3 पर 1 माइनस में PT की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो निकालिए। ये तो कैलकुलेट करने का चीज़ है। कैलकुलेट जब करेंगे तो क्या करेंगे, जिसको कैलकुलेट करना है उसको क्या मानेंगे, X, उसके बाद प्लस, ये एक क्या है, एक इसकी संख्या 1 है, और ये कैसा है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब 0 होगा चार्ज, प्लस क्लोरीन की संख्या कितना है, 3, और क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस, तो 1 माइनस से गुना करेंगे, बराबर, बराबर के ऊपर वही चार्ज लिखते हैं जो ब्रैकेट के ऊपर है, यानी -1, है ना। जितना माइनस है, जितना चार्ज है वो बराबर के इधर लिखते हैं। तो X, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, +0, और इसको गुना करेंगे तो -3 = -1। X बराबर कितना होगा, -1 + 3, जब +3 में 1 घट जाएगा तो क्या होगा, +2। समझ गए, कितना होगा, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड समझिए, जैसे ये विनाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे यदि हैलाइड में कोई भी X लग जाए, X मतलब क्या, या तो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हैलाइड ही कहलाएगा ये सभी। X के जगह पे ये कुछ भी हो रहे, तो जैसे देखिए हैलाइड जिस कार्बन पे हो, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन पे हो, वो कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको विनाइल हैलाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। तो ढूंढिए ऑप्शन को, कहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कोई हैलोजन, नहीं, तो ये नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड से कोई हैलोजन है, नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड से कोई हैलोजन है, हाँ है ना। देखिए आप, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसी से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मतलब यही विनाइल है ना, विनाइल यही है। क्या बता रहे हैं हम, ऐसा भी हो सकता है CH डबल बॉन्ड CH2X, इसके पीछे कोई भी ग्रुप हो सकता है, या नहीं तो इस H के जगह पे भी कोई ग्रुप हो सकता है। लेकिन मेन शर्त क्या है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसको विनाइल बोलेंगे। तो ये विनाइल हो गया। इसको अगर कहेंगे तो ये देखिए ये एलाइल हो गया। हम क्या बताए थे, एक क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ है, आप प्रीवियस में देखेंगे, एलाइल पूछा गया था, यहाँ विनाइल पूछा गया है ना आपसे, वहाँ पे एलाइल पूछा गया था। क्या पूछा गया था, एलाइल हैलाइड के बारे में। तो एलाइल हैलाइड का जो है वो क्या होता है, देखिए CH2CH सिंगल बॉन्ड
CH2X, यानी कि जहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन के बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड के टर्म में अधिकतर नहीं देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? विनाइल के लिए क्या है कंडीशन कि जहाँ से जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन का जो उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? sp2। ठीक है। और एलाइल के लिए जो हम अभी लिख रहे थे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, तो हम कह रहे हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, विनाइल के लिए क्या? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसी का sp2 होना चाहिए। लेकिन एलाइल के लिए क्या? एलाइल के लिए बच्चों जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। विनाइल के लिए उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, एलाइल के लिए उस कार्बन के बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो sp2 का मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। ऐसा ही होना चाहिए कोई कंपाउंड, ऐसा, ये एक सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई, तब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp2, है ना। बातें कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रश्नों को हमको कवर भी करना है एक डेफिनिट समय में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को, इसका उत्तर जो है सो बी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इतना समझाने के बाद आप ज़रूर समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जितना भी होता है सभी प्रोटीन ही होता है ना। जितना एंजाइम है वो सभी प्रोटीन होता है। कहने का मतलब है कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होता है। देखिए क्या हम बोल रहे हैं उस बात को आप समझिए। सभी जो एंजाइम है वो प्रोटीन होगा, लेकिन सभी प्रोटीन जरूरी नहीं है कि एंजाइम हो। जैसे हम बोले थे खनिज वाला में कि सभी खनिज जो है वो और हो, ये सही जरूरी नहीं है। सभी खनिज जो है वो एक अयस्क हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी अयस्क एक खनिज ही होगा, ये तो एकदम तय बात है कि वो ज़मीन से ही निकाला गया है ना। ये बात समझ गए? एकदम उसी तरीके से है कि जितना भी एंजाइम है वो सभी प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर 20 कोई प्रोटीन का नाम बताएं उसमें से 2 प्रोटीन कोई ऐसा हो कि एंजाइम भी हो, 18 नहीं हो, लेकिन जितना एंजाइम होगा वो सभी का सभी प्रोटीन ही होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 9 को, निम्नलिखित में से कौन ईथर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथर? तो ईथर के लिए क्या होता है? ROR, यानी दो तरफ अल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन। ढूंढिए। ये देखिए ये अल्डिहाइड है, RCOH मतलब अल्डिहाइड, CHO मतलब अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। CO ग्रुप ऐसा रहे तो कीटोन हो गया। ये ईथर हो गया हमारा, है ना। C नंबर ईथर हो गया और D नंबर एसिड हो गया। देखिए ना, R है और COOH है, एसिड हो गया। तो ये एसिड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये अल्डिहाइड हो गया और ये ईथर। हमारा आंसर क्या होगा? C नंबर ईथर पूछा गया है ना। इन चीज़ों को आप बारीकी से कई बार वीडियो को देखिए ताकि कंसेप्ट आपका जो है सो एग्जाम से पहले क्लियर रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो देखिए ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लीजिए। ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस और Cl पे माइनस। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसको जब किससे जलीय विलयन के साथ गर्म करना है ना, जलीय विलयन के साथ गर्म करिए तो ये बनाएगा जो वो बनाएगा फेनॉल प्लस N2, है ना। फेनॉल प्लस N2 बनाएगा, यानी नाइट्रोजन और फेनॉल बनाएगा। समझ गए? और HCl भी निकलेगा, HCl। समझ गए? तो फेनॉल बनाएगा। ये है BDC। ये क्या है? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC, है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या तो इसको डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं।
डाइजोनियम सॉल्ट को जब वाटर के साथ गर्म करेंगे तो फेनॉल बनेगा, नाइट्रोजन गैस और HCl निकलेगा। तो फेनॉल को ढूंढिए, फेनॉल क्या बनेगा, फेनॉल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा। देखिए फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड एसिड ग्रुप का सबसे लोवेस्ट एसिड मेंबर होता है। ये फॉर्मिक एसिड है, इसको हम कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो है ना डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, आप लोग सुने होंगे शायद, है ना, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि पानी बाहर निकल जाना, नहीं बोलते कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है मतलब पानी निकल रहा है, तो पानी चढ़ाने का ज़रूरत है। तो इस कंपाउंड में से अगर वाटर को निकाल दें, वाटर मतलब क्या, H2O, तो H और H2 और एक O को निकाल दें, मतलब ये और ये निकल गया तो क्या क्या निकला, क्या बचा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा और वाटर निकल गया। तो मुख्य प्रोडक्ट के रूप में कौन बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब है सो फॉर्मिक एसिड को कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो मुख्य प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न जो 12 है, इस कंपाउंड का IUPAC नाम पूछा गया है आपसे, तो लिखिए ना, पहले नंबरिंग कीजिए इसको, क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिनिमम में आता है उधर से नंबर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ होगा 1 2 3। तो देखिए 2 पे हाइड्रोक्सी ढूंढिए, एकदम एक ही बार में पता चल गया कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक अम्ल। 2 पे हाइड्रोक्सी है और 3 कार्बन वाला को प्रोपेन बोलते हैं, है ना, प्रोपेन। और चूंकि एसिड है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स ओइक एसिड, तो प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। समझ गए क्या हम बता रहे हैं कि 2 पे हाइड्रोक्सी है, प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। कैसे हुआ, 2 पे हाइड्रोक्सी है और 3 कार्बन का एसिड को क्या बोलते हैं, प्रोपानोइक एसिड। 2 कार्बन का एसिड को इथानोइक एसिड, है ना, 1 कार्बन के एसिड को मिथानोइक एसिड, 4 कार्बन के एसिड को ब्यूटानोइक एसिड। तो 2 पे हाइड्रोक्सी और 3 वाला कार्बन वाला एसिड को प्रोपानोइक एसिड, ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टॉलेंस का अभिकर्म है। तो टॉलेंस का रिएजेंट जो है ना वो सिल्वर नाइट्रेट का, याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल घोल होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस का रिएजेंट किसको कहते हैं, टॉलिन का रिएजेंट कहते हैं अमोनिकल नाइट्रेट का, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल घोल। तो अमोनिया में जब इसको घोलते हैं ना तो ये बन जाता है इस फॉर्म में, कंप्लीट रूप से ये बनता है जैसे AgNH3 होल 2OH, इस पे एक प्लस और इस पे एक माइनस, ये चीज़ बनता है और इसी चीज़ को कहते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट। इसका यूज़ जो है वो एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है ना, किसमें, एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए, ठीक है, किसका, टॉलेंस रिएजेंट का। ये भी बात पूछा जाता है। तो आप समझ गए हैं, टॉलेंस का जो रिएजेंट है उसका फॉर्मूला होता है ये नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है। केनिजारो अभिक्रिया देने के लिए एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, क्या क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन जैसे देखिए सिंपल वे में हम आपको समझाते हैं। जैसे हम लिखते हैं एक हल्डिहाइड लिखते हैं एक हल्डिहाइड लिखते हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, ऐसा लिख लिए। तो इसमें जैसे देखिए अल्डिहाइड जो बगल में है, अल्डिहाइड CHO हुआ,
इसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है ना, कितना हाइड्रोजन है? 3। तो वो सभी हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो देखिए ना, इसमें ढूंढिए, इस अल्डिहाइड के बगल वाले में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन भी है, मतलब ये कानीजारो नहीं देगा। ये तो एसिड हो गया, एसिड से तो मतलब है ही नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं कि कानीजारो में कौन पार्टिसिपेट करता है? अल्डिहाइड। कौन? अल्डिहाइड। तो इसमें देखिए, इसमें तो ये तो अल्डिहाइड ही है, एच यानी फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये पार्टिसिपेट करेगा। ये तो कीटोन हो गया, तो कीटोन तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। हमको तो क्या चाहिए? अल्डिहाइड चाहिए था। तो क्या ढूंढना है कि ऐसा अल्डिहाइड जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो एक फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कानीजारो अभिक्रिया में शामिल होता है। इसके अलावे यदि पूछा जाता आपसे, तो जो बेंजल्डिहाइड होता है ना, देखिए गौर से देखिए, बेंजल्डिहाइड CHO, बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप, तो अल्डिहाइड के बगल वाले में ये जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहता है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी कानीजारो में शामिल होगा। इसके अलावे यदि देखें तो CH3 CHO, अल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। मतलब ऐसा भी अगर अल्डिहाइड रहे तो भी ये कानीजारो अभिक्रिया में शामिल होगा, याद रखिएगा। ठीक है? बेंजल्डिहाइड और एक ये वाला 3 डिग्री अल्डिहाइड और एक ये वाला फॉर्मल्डिहाइड, ये कानीजारो अभिक्रिया में शामिल होगा। कानीजारो अभिक्रिया में होता क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि जैसे क्या होता है। होता ये है कि अल्डिहाइड के 2 मोल, जैसे इसको लिए फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल अगर ले रहे हैं तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब कि 1 मोल जो अल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, है ना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, तो जिसमें रिडक्शन होगा वो CH3OH बनेगा, मिथाइल अल्कोहल, और जिसमें ये होगा ऑक्सीडेशन होगा उसमें बनेगा कौन? फॉर्मिक एसिड, ONA, यानी यहाँ बेस लिया जाता NaOH। ठीक है ना? तो ये बनता है 1 मोल अल्कोहल बन जाता है और 1 मोल एसिड बन जाता है, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है किसमें? कानीजारो अभिक्रिया में। एल्डिहाइड का 2 मोल लिया जाता है, 1 मोल अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक ना? 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कानीजारो अभिक्रिया में जो अल्कोहल किस तरीके का अल्कोहल बनता है, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। और दूसरा मोल जो अल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पहला मोल अल्कोहल में, दूसरा मोल एसिड में। ये बात भी याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे जो कानीजारो में शामिल होने वाला अल्डिहाइड है वो ये कंपाउंड यानी अल्डिहाइड ही शामिल होता है, जिसमें से अल्डिहाइड में भी कैसा अल्डिहाइड? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जिसमें अल्फा, बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि कहना नहीं है। ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो अल्डिहाइड कानीजारो अभिक्रिया में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट में प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर? तो सेल्यूलोज को ढूंढिए। जितना भी पेड़ पौधा है वो सभी पेड़ का छाल या लकड़ी में सेल्यूलोज ही पाया जाता है ना। तो सोचिए प्रकृति में पेड़ पौधा कितना है तो सेल्यूलोज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अच्छा सेल्यूलोज का कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। सेल्यूलोज का C6H10O5 का होल एन, C6H10O5 का होल एन सेल्यूलोज का फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? डाइसेकेराइड मतलब क्या? डाइसेकेराइड का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 मोल ऑफ मोनोसेकेराइड देता हो। क्या देता हो? 2 मोल मोनोसेकेराइड देता हो। जैसे सुक्रोज वगैरह है, माल्टोज है, ये सभी डाइसेकेराइड का उदाहरण है ना। तो जो दूध में मिलता है ना, लैक्टिक अम्ल मिलता है, आप लोग सुने हैं, तो लैक्टोज ही मिलेगा। क्या?
लैक्टोज का फॉर्मूला भी वही होता है C12H22O11। तो ये देखिए ना, ये डाइसेक्राइड का उदाहरण है। इसको जब वाटर के साथ आप हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो ये 2 मोल देगा मोनोसेक्राइड, मतलब C6H12O6, ये 2 मोल देगा। 2 मोल हाइड्रोलिसिस के बाद दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डाइसेक्राइड। अगर ये 3 देता तो क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्राइड। 4 देता तो टेट्रासेक्राइड, है ना। उसी तरीके से 10 से ऊपर वाला को बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। समझ गए। 3 से 10 के बीच जो ऊपर देता है उसको पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। लैक्टोज एक प्रकार का क्या है, डाइसेक्राइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल होता है। ए का नाम रेटिनॉल, B1 का नाम थायमिन, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और निकोटिनामाइड मतलब B3। नियासिनामाइड भी होता है, ये चीज़ याद रखिएगा डी वाला के लिए। निकोटिनामाइड के जगह पे कहीं कहीं नियासिनामाइड भी लिखता है, जो कि साइंटिफिक नेम किसका होता है, विटामिन B3 का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो यही प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बी और सी। B पानी में घुलनशील है और A, D, E और K वसा में घुलनशील है। ठीक है। 19 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से किस में इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है ना हमारे बॉडी में अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से स्रावित होता है। इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, पेनक्रियाज से। जिसके शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है वो मधुमेह का शिकार हो जाता है, तो फिर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन ऊपर से लगवाना पड़ता है, ताकि उसका जो है वो ब्लड का शुगर यानी खून में जो शुगर की मात्रा हो उसको कंट्रोल कर सके वो। जिसके बॉडी में पेनक्रियाज जो अग्नाशय है वो इंसुलिन का स्रावन यानी कि सिक्रेशन बंद कर देता है, उसके ब्लड में क्या होगा, शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा। क्योंकि इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और जब इंसुलिन ही नहीं निकले तो ब्लड वाला शुगर को कंट्रोल कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, यानी शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा। तो वैसे मरीज को इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। ठीक है। तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन जो है यानी सिक्रेशन होता है। 20 है, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये तो एकदम हम बताएं, प्रीवियस में आप देखिए जाके 2024 वाला में ये सभी प्रश्न, कई इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो 2024 में वाला प्रश्न में ही हम बता चुके हैं। ई की कमी से जो है वो जनन क्षमता में कमी होती है, यानी बांझपन का शिकायत होता है ना। जिसके शरीर में विटामिन ई की कमी हो वो है सो बांझपन का शिकायत, यानी जनन क्षमता में कमी होती है। बेरी जो है वो किसके कारण होता है, विटामिन B1 की कमी से। स्कर्वी किसके कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और जनन क्षमता में कमी किसके कारण, ई। इसका साइंटिफिक नेम E1 का टोकोफेरॉल क्या होता है, टोकोफेरॉल। याद रखिएगा। B1 के लिए थायमिन, सी के लिए स्कर्वी एसिड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 को, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसके बहुलक है। ये भी प्रश्न 2024 वाला में एकदम हूबहू ये प्रश्न आया हुआ था। आइसोप्रीन का मोनोमर। तो आइसोप्रीन ही जो है वो प्राकृतिक रबर है। इसका मोनोमर यूनिट जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना, याद रखिएगा। 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन। ये किसका मोनोमर यूनिट है, तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है, यानी नेचुरल रबर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 है, इसका नाम बताना है। इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो गिनती कीजिए ना। सबसे पहले क्या करना है कि एक लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो यही बनेगा, लंबा कार्बन चेन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये बनेगा। ये चेन सबसे लंबा हुआ 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन में अब नाम अगर हम लिखेंगे बाबू लोग,
तो 3 कार्बन में 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो बी पहले आता है ब्रोमो के लिए, तो बी वाला पहले लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो फिर 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोपेन। प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले एक लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो 3 कार्बन का लंबा चेन सेलेक्ट होगा, चाहे जिधर से भी सेलेक्ट करें। आप सोच रहे होंगे सर आप इधर से ही काहे सेलेक्ट कर रहे हैं, चलो तुम्हारा मर्जी, इधर से सेलेक्ट करते हैं, तुम्हारी मर्जी। कार्बन चेन इधर से ऐसे सेलेक्ट करते हैं 3 कार्बन वाला, तब भी तो ये 2 पे ही आएगा, ये भी 2 पे ही आएगा। गिनती कर लो, जिधर से करो 1 2 3, ऊपर से करोगे 1 2 3, या नीचे से करोगे तब भी 2 पे ही आएगा। जिधर से मन है उधर से आप एक लंबा कार्बन चेन का इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, तो सभी ये दोनों 2 ही नंबर पे आएगा, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 23 है, एल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, इनमें से सभी, तो सभी होता है। जैसे देखिए एल्केन बनाने के लिए भी आप पढ़े होंगे उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है बालक लोग, तो होता है बालक लोग कि जैसे अल्काइल हैलाइड 2 मोल में लेते हैं, इसका अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम के साथ, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। सर ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब कराएंगे ना सर, तो ये NaBr निकल जाएगा, और ये 2 मोल जो है ना CH3 रिपीट होके, यानी कि यहाँ एक कार्बन वाला है, तो इसी के आइडेंटिकल 2 कार्बन वाला यहाँ पे अल्केन बन जाएगा, यानी यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड लिए थे तो इथेन बनेगा, है ना, और 2 NaBr निकल जाएगा। तो देखिए ना, अल्काइल हैलाइड ही तो है, इसका उपयोग से हम क्या बना लिए, उर्ज रिएक्शन के मदद से अल्केन बना लिए, तो अल्केन तो बन गया। उसके बाद अल्किन बनाने के लिए भी तो यूज होता है सर। जैसे देखिए ये एक मान के चलिए क्या है, ऐसा अल्काइल हैलाइड वही वाला लिए जो फर्स्ट वाला लिए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन हम दिखा दिए। अब एलिमिनेशन रिएक्शन आप जानते होंगे कि ये हाइड्रोजन से ये Br निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और 2 H, ये वाला H और ये वाला H यहाँ बचा हुआ है, और ये वाला H, ये H और ये H यहाँ इस कार्बन पे बचा हुआ है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये इथिन बन गया। तो इससे इथिन बन गया, किससे, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो एलिमिनेशन से इथिन बन गया, और अल्कोहल भी बनता है। सर जब मिथाइल ब्रोमाइड को, यानी एक अल्काइल हैलाइड को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा ना सिर्फ, तो ये अल्कोहल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का उपयोग करके ये तीनों हम बना सकते हैं। डी नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का हल देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है, यानी डायपोल मोमेंट 0 है, जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट। ये प्रश्न एकदम कहिए तो हूबहू एक ही जगह नहीं, आप वीडियो में देखिएगा तो मंथली टेस्ट वाला भी प्रश्न में आया है, इसके अलावा कई बार ये है सो मंथली टेस्ट में आया है ये प्रश्न, है ना। तो सोचिए कि कितना रिपीटेड हो रहा है। तो जब स्ट्रक्चर बनाइएगा ना डायपोल मोमेंट के लिए, तो हम ये प्रश्न करवा चुके हैं, काफ़ी विस्तार से करवाए हैं। इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, क्यों होगा, इसका स्ट्रक्चर जब बनाइएगा CCl4 का बाबू लोग, तो बनेगा सर टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा सर, टेट्राहेड्रल, माने 4 क्लोरीन 4 तरफ, इसको आपस में मिला देंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, ऐसे मिलाते हैं, ये टेट्राहेड्रल हो गया। जैसे इसमें क्लोरीन का कुछ डायपोल मोमेंट है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इस क्लोरीन का भी कुछ डायपोल मोमेंट है जो इस तरफ लग रहा है, इस क्लोरीन का भी कुछ डायपोल मोमेंट है जो इस तरफ लग रहा है, इस क्लोरीन का भी डायपोल मोमेंट कुछ है जो इस तरफ लग रहा है। अच्छा, डायपोल मोमेंट क्रिएट कब होता है, जब 2 एटम के बीच में असमान रूप से उसका विद्युत ऋणात्मक, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। तो देखिए ना, C के साथ जो Cl है, वो Cl के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर अपने आप क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। यानी Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुश करेगा, यानी कि डायपोल मोमेंट बाहर की तरफ लगेगा, है ना। ये साइन से दिखाते हैं, बाहर की तरफ लगेगा। तो देखिए जितना ये क्लोरीन खींच रहा है ना, डायपोल मोमेंट जितना लगा रहा है उतना ही ये खींच रहा है, यानी एक दूसरे का डायपोल मोमेंट को ये दोनों
क्लोरीन आपस में क्या कर दे रहा है, कैंसल कर ले रहा है। जैसे दो पहलवान ऐसा ऐसा लगाएं जो दोनों से एक समान ताकत का हो, जैसे यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन, तो कौन खींचेगा एक दूसरे को, कोई नहीं। दोनों के पास एक समान ताकत जब हो तो एक दूसरे के ताकत को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। पूरे 20 दिन तक यानी 30 दिन तक सालों भर अगर इस खिंचवाते रहेंगे तो ना कोई इधर टसकेगा ना कोई इधर हिलेगा ना इधर हिलेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेगा। यानी डायपोल मोमेंट को क्या कर दिया, एक दूसरे का कैंसल कर दिया। उसी तरीके से ये Cl का डायपोल मोमेंट जितना लगता है वो ये Cl आपस में कैंसल कर लेता है। तो सोचिए डायपोल मोमेंट चारों तरफ से जीरो हो गया, मतलब क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ये याद रखिएगा। क्या होता है, नॉन पोलर, उसका पोलरिटी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो CCl4 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का उदाहरण भी है, ये चीज़ याद रखिएगा। CCl4 क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का उदाहरण भी है। इसके अलावा ये सभी में जो है वो न्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ होगा, 1 हो 2 हो 3 हो 1 समथिंग 00 कुछ हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। जब न्यू बराबर जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब डायपोल मोमेंट होगा। समझ गए इस बात को। लेकिन इसमें न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे, और समझ ही नहीं रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ये भी उम्मीद करता हूँ, है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बाबू लोग, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। और सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट यहाँ किसका होगा। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यही क्वेश्चन एकदम हूबहू दिया जाए और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक डायपोल मोमेंट किसका है, तो याद रखिएगा किसका होगा, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा 2 वाला का। किसका, CH2Cl2, जिसमें क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर जब बनाइएगा ना, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं इस बात को भी। इसमें दोनों Cl अगर एक तरफ हो जाए और H एक तरफ हो जाए तो दोनों खींचने वाला एक ही तरफ हो गया, मतलब न्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। और न्यू का वैल्यू सबसे अधिक इसी में होगा, मतलब डायपोल मोमेंट इस कंपाउंड का ही सबसे अधिक होगा। उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप अच्छे तरीके से कैच कर रहे होंगे और एग्ज़ाम हॉल में इस सारा बात को लेकर के जाएंगे, है ना। इसका जीरो और सबसे अधिक इसका। चलिए इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो है 25 नंबर देखते हैं। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। ये प्रश्न एकदम हूबहू 2024 में आया हुआ है, 100% आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन भी है सो करवा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे एकदम ये प्रश्न हूबहू है कि जब क्लोरोफॉर्म का जो रिडक्शन कराएंगे, क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर गिव्स, तो लिखिए ना CHCl3 करवाइए रिडक्शन, जोड़िए हाइड्रोजन किसके उपस्थिति में, जिंक और वाटर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा CH4। यानी कि 6 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो 3 मोल HCl भी निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, इतना बोलने के बाद नहीं समझ रहे हैं तो फिर से हम कोशिश करते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म का हम फॉर्मूला क्या लिखें, HCl Cl Cl 3 Cl और 1 H, इसका रिडक्शन करवाएंगे किससे, H से, किसके उपस्थिति में, Zn और H2O। तो ये H है ना, इस Cl को हटा के यहाँ पे H आ जाएगा, इस Cl को हटा के यहाँ पे H आ जाएगा और इस Cl को हटा के यहाँ पे H आ जाएगा। तो चारों जगह H आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4 यानी मीथेन। क्लियर है। और ये तीनों जो Cl निकला ना वो 3 H के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा, मीथेन। क्लियर है, मीथेन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप प्रश्न हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो खुल के लिखिए कमेंट में, है ना। कमेंट में कुछ भी बातें हों खुल के लिखिए, और मैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपसे ज़्यादा सीरियस हूँ, ये बात आप नोट कर लीजिए। इस एग्ज़ाम में आपका कोई हमसफ़र है तो मैं हूँ, है ना। आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपसे ज़्यादा सीरियस हूँ, इसलिए मेरा कोशिश है कि सभी प्रीवियस ईयर
प्रश्नों का हल जो है वो आपको एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाए। आपको उम्मीद नहीं होगा, कई काम को छोड़ के हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी। तो आपका फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही है कि वीडियो को पूरा एकदम पेशेंसली है सो आप देखिए, है ना, पेशेंस रख के पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कीजिए, है ना, शेयर भी होना चाहिए। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, ये हम और आप नहीं, कई विद्वान भी ये चीज़ कह के गए हैं, तो गलत तो कह नहीं सकते हैं। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी।